हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरिया क्या है और इसका इलाज, यानी कि जो डायरिया होता है वो क्या होता है, किसके चलते कॉज होता है और उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप अगर फेसबुक पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर प्लीज़ फॉलो करें मुझे। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डिफिनीशन, जो कि डायरिया होता क्या है। इसका डिफिनीशन में दे रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल का आना डायरिया कराता है। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारे स्टोमक में, तो उसके साथ जो वाटरी स्टूल आता है उसी को हम लोग डायरिया बोलते हैं। यानी कि जो भोजन पचता नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग, जो भोजन पचता नहीं है उसके साथ जो वाटरी स्टूल आता है उसी को हम लोग डायरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इसका कॉजेज डिस्कस करेंगे कि होता क्यों है, डायरिया आखिर क्यों होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है। एंटीबायोटिक ड्रग्स, यानी कि एंटीबायोटिक ड्रग्स लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के चलते भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग का कंटामिनेटेड वाटर या फूड का यूज करना, यानी कि अगर कोई पर्सन से कंटामिनेटेड वाटर या फूड का यूज करता है तो उसके चलते भी डायरिया कॉज कर सकता है। ओवर ईटिंग, यानी कि कोई पर्सन से अगर ज़्यादा खाना खा लेता है, यानी कि अपने एबिलिटी से अगर वो ज़्यादा खाना खाता है तो उसके चलते भी डायरिया कॉज कर सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है डायरिया। इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में कमी, यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है, यानी कि हम लोग का जो आंत होता है, और उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, एब्जॉर्प्शन में कैपेसिटी अगर कमी होता है तो उसके चलते भी डायरिया कॉज कर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीज ऑफ स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन क्लोन को अफेक्ट करती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके चलते भी डायरिया कॉज कर सकता है। यानी कि वो क्यों ना प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो या क्लोन में हो तो उसके चलते भी डायरिया कॉज कर सकता है। लीवर डिजीज, यानी कि अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम से कोई भी डिजीज है या कोई भी एबनॉर्मलिटी हो गया है लीवर में तो उसके चलते भी डायरिया कॉज कर सकता है। या कब्ज निवारक औषधि का सेवन करने से, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी मेडिकेशंस लेते हैं तो उसके चलते भी डायरिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का साइन एंड सिम्टम्स, इसका डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है साइन एंड सिम्टम्स डायरिया का। तो पेशेंट को लूज मोशन होता है, यानी कि जो पेशेंट होता है बार बार स्टूल पास आउट करेगा और वाटरी स्टूल्स होगा। नेक्स्ट उनका हेवीनेस इन एब्डोमेन, यानी कि जो एब्डोमेन होगा उसमें हेवीनेस फील होगा, यानी कि जो पेट होता है उसमें भारीपन फील होगा। कि पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्प, यानी कि जो एब्डोमेन होगा उसमें क्रैम्प होगा और पेन होगा। नेक्स्ट हम लोग का है नोजिया और वोमिटिंग, यानी कि नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। फैटिक एंड अनकॉन्शियसनेस, यानी कि उस पर्सन को फैटिक और अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है, यानी कि अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर का लॉस हो जाता है तो डिहाइड्रेशन के चलते जो पर्सन होगा वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, इसी में कंटिन्यू किया है साइन एंड सिम्टम्स में ही। वेट लॉस हो सकता है। इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो जो पर्सन होगा उसको प्यास ज़्यादा लगेगा। वीकनेस हो सकता है डिहाइड्रेशन के चलते। पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है, यानी कि अगर किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो पर्सन होगा उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज यूरिनेशन, यानी कि जो पर्सन से अगर उसको वाटर लेता है और वाटरी स्टूल्स में पास आउट हो जाता है तो उसको डिहाइड्रेशन की समस्या होगी, जिसके चलते जो भी यूरिनेशन होगा उसका डिक्रीज होगा, यानी कि वो यूरिन पास आउट बहुत ही कम करेगा। नेक्स्ट है हम लोग का इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट में दे रहा है टैबलेट लोमाफेन प्लस, यानी कि लोपेप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg सुबह शाम 2 गोली देनी चाहिए, यानी कि सुबह शाम और दोपहर देना इसका टैबलेट का यूज करना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट हम लोग का टैबलेट है लोमाफेन प्लस, यानी कि लोपेप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड होता है उसको 3 टाइम्स दिया जाता है
सुबह, दोपहर और शाम। इसके अलावा हम लोग ORF ले सकते हैं। ORF क्यों लेते हैं आप लोग जानते ही हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, यानी कि जो पर्सन को डिहाइड्रेशन की समस्या हुआ है तो उसके चलते उस पर्सन को रिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग ORF दे सकते हैं। और इसके साथ में और भी हम लोग मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे कि टैबलेट नोर-TZ यानी कि नॉरफ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बैफिलस, यानी कि ये टैबलेट हम लोग सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं, यानी उस पर्सन को, यानी कि नोर-TZ जो टैबलेट होता है उसको हम लोग सुबह शाम दे सकते हैं आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद। इसमें ओवरऑल इस स्लाइड में यही दे रहा है कि टैबलेट लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड सुबह, दोपहर और शाम में देंगे हम लोग। और इसके साथ ORF दे सकते हैं डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए। और इसी के साथ में टैबलेट नोर-TZ दे सकते हैं सुबह शाम आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इसमें ट्रीटमेंट में ही कंटिन्यू किया है हम लोग का टैबलेट जीरोडोल एस्पाफ, यानी कि टैबलेट जीरोडोल एस्पाफ, जिसको हम लोग मेनली एसाइक्लोफेनेक एंड रोटावेरिन HCl, यानी कि पेट दर्द में सुबह शाम, यानी कि अगर उस पर्सन को डायरिया हुआ है और उसको स्टोमक पेन भी होता है तो जीरोडोल एस्पाफ, यानी कि इसका कंपोजिशन होता है एसाइक्लोफेन एंड रोटावेरिन HCl, इसको हम लोग प्रीफर करते हैं स्टोमक पेन में, अगर डायरिया हुआ है और उसके साथ में स्टोमक पेन होता है तो। नेक्स्ट हम लोग कर दे रहा है टैबलेट पेरीफिट AMD, यानी कि टैबलेट पेरीफिट AMD जिसको ओंडेस्ट्रॉन भी बोलते हैं, 4 mg वोमेटिंग होने पर दे सकते हैं, यानी उस पर्सन को अगर वोमेटिंग होता है तो उसमें हम लोग प्रीफर कर सकते हैं पेरीफिट AMD का। इंटाफिट के तौर पर हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं, तो कैप्सूल आता है हम लोग का एसिरा डी, यानी कि रेपेप्राजोल और डोमपेडोन इसका कॉम्पोजिशन होता है, जिसको हम लोग खाली पेट देते हैं उस पर्सन को, अगर मील नहीं लेता है, जैसे कि मॉर्निंग में आफ्टर फ्रेश अप होने के बाद हम लोग इस टैबलेट को ले सकते हैं। ये टैबलेट पेरीफिट AMD है, इसको भी हम लोग खाली पेट ही लेते हैं, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। टैबलेट पेरीफिट AMD जिसको ओंडेस्ट्रॉन हम लोग 4 mg बोलते हैं, वोमिटिंग होने पे भूखे पेट सुबह और शाम में देना चाहिए एक एक टैबलेट। नेक्स्ट इसमें टैबलेट एसिरा डी जिसको कंपोजिशन होता है रेपेप्राजोल और डोमपेडोन, इसको भी खाली पेट हम लोग सुबह शाम लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पानी की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, तो यानी कि अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या ज़्यादा हो गया है तो जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग, सॉरी स्लाइड बैक हो गया, इसमें पानी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, जो वाटर होता है उसका ज़्यादा अगर बॉडी में कमी हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग टैबलेट जिटॉट, यानी कि रेसिटाट्रिल 100 mg प्रीफर करते हैं सुबह शाम दोपहर, यानी कि इसको 3 टाइम दे सकते हैं। टैबलेट जिडॉट होता है उसको हम लोग 10 mg में आता है, उसको सुबह और दोपहर और शाम 3 टाइम दिया जाना चाहिए। अगर इससे भी आराम नहीं होता है तो हम लोग जो इंजेक्शन होता है जेंटामिसिन 80 mg, यानी कि 80 mg सुबह शाम लगाया जाता है। यानी कि अगर इतना भी ट्रीटमेंट देने के बाद अगर उस पर्सन को रिलीफ नहीं होता है, यानी कि आराम नहीं होता है, तो इंजेक्शन जेंटामिसिन 80 mg हम लोग प्रीफर करते हैं सुबह और शाम। इसमें ओवरऑल स्लाइड में यही दे रहा है कि अगर उस पर्सन को पेट दर्द होता है तो जीरोडोल एस्पाफ देंगे, और टैबलेट पेरीफिट AMD ओंडेस्ट्रॉन वोमिटिंग होने पे खाली पेट देंगे सुबह और शाम। और इंटाफिट के लिए हम लोग टैबलेट एसिरा डी दे सकते हैं जिसका कंपोजिशन रेपेप्राजोल और डोमपेडोन होता है, सुबह और शाम को खाली पेट हम लोग दे सकते हैं। और वाटर के ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए टैबलेट जिडोट दे सकते हैं हम लोग, सुबह और शाम दोपहर 3 टाइम दिया जाता है। और इससे भी आराम नहीं होता है तो जेंटामिसिन 80 mg हम लोग सुबह और शाम इंजेक्शन लगा सकते हैं। घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे डोमेस्टिक ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर डायरिया एक्यूट है, अगर डायरिया एक्यूट कंडीशंस में है तो हम लोग उसमें साबूदाना प्रीफर करते हैं, एक साबूदाना आता है उसको प्रीफर करते हैं, और फ्रूट जूस देते हैं। यानी कि एक्यूट है, यानी कि अगर ज़्यादा टाइम से डायरिया नहीं है, यानी कि एक्यूट डायरिया है, तो उसमें साबूदाना प्रीफर कर सकते हैं और फ्रूट जूस दे सकते हैं। और डायरिया कंडीशन में मिल्क को अवॉइड करना है, यानी कि मिल्क देना ही नहीं है उस पर्सन को। क्रोनिक डायरिया में पुराने चावल का भात और मूंग का दाल मिलाकर देना चाहिए। यानी कि क्रोनिक डायरिया यानी कि बहुत ही लंबे समय से उस पर्सन को डायरिया हुआ है, यानी कि दस्त हुआ है उसको क्रोनिक डायरिया, तो उसमें जो पुराना चावल होता है, यानी कि पुराना राइस होता है, उसका हम लोग बॉइलिंग राइस यानी कि भात देंगे उसमें,
पुराने चावल का भात और मूंग का दाल देंगे, यानी कि जो मूंग का दाल होता है उसको मिलाकर हम लोग देंगे उस पर्सन को। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज से क्लासेस था आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप अगर मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, बहुत सारा प्लेलिस्ट आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाकर विजिट करके बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसमें आप लोग जाकर दे सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।